हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। आज हम सब यहाँ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे। याद रखिएगा, जितने भी यहाँ प्रश्न मिलेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बहुत ही सिलेक्टिव प्रश्न आपको यहाँ पे दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और याद रखिएगा कि आपको प्रीवियस पेपर भी करवाए जाएंगे, प्रीवियस पेपर को भी ध्यान रखिएगा, वो भी आपको करवाए जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आज का, भारत में कौन सा बैंक सार्क सीजन करता है? सार्क सीजन कौन सा बैंक करता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्यवसायिक बैंक, नाबार्ड या इनमें से सभी? क्या बच्चों का सभी मन में आ रहा होगा सर इनमें से सभी नहीं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, साख का जो सृजन करता है वो व्यवसायिक बैंक करता है, लेकिन अगर साख का नियंत्रण पूछा जाएगा तो आरबीआई हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर नियंत्रण बोलेगा तो आरबीआई और सृजन बोलेगा तो वो व्यवसायिक बैंक हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सृजन कौन करेगा? तो व्यवसायिक बैंक। और नियंत्रण कौन करेगा? साख का नियंत्रण कौन करेगा? तो वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न को गौर से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, समान वस्तु की मांग वक्र का ढलान होता है। देखिए, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में स्लोप से प्रश्न पूछे जाएंगे, लोच से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो समान वस्तुओं की जो मांग वक्र होती है वो क्या होती है? वो ऊपर से नीचे, बाईं से दाईं ओर होती है। देखिए यहाँ पे किस तरह से होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको बना के भी दिखा देते हैं। देखिए, ये हो गया ग्राफ हो गया, और इसकी मांग जो होगी वो ऊपर से नीचे और देखिए बाएं से दाएं की ओर होगी, यानी इस क्षेत्र इस तरह का होगा ये। तो याद रखिएगा, ऊपर से नीचे, बाईं से दाईं ओर होगी किसका? समान वस्तुओं की मांग वक्र का ढलान। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कुल व्यय बराबर होता है। कुल व्यय बराबर क्या होता है? यहां पे पूछा गया है कुल व्यय बराबर क्या होगा। क्या सही जवाब हो जाएगा? वस्तु की कीमत बटा वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत प्लस वस्तु की मांग, या वस्तु की कीमत माइनस वस्तु की मांग, या वस्तु की कीमत गुना वस्तु की मांग। तो याद रखिएगा, कुल व्यय बराबर जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वस्तु की कीमत गुना वस्तु की मांग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, किस रीति में बताया पूछा जा रहा है कि किस रीति में, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस रीति में मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। रीति का नाम बताना है। काफी वीवीआई प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किस रीति में मांग की जो वक्र होगा किसी बिंदु पर मांग लोच ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्यामितीय रीति। याद रखिएगा, ज्यामितीय रीति हो जाएगा। ज्यामितीय रीति को हम लोग बिंदु रीति भी कहते हैं। याद रखिएगा, ज्यामितीय रीति को हम लोग बिंदु रीति भी कहते हैं और अनुपातिक रीति को हम लोग प्रतिशत रीति भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये सब नाम आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अनुपातिक रीति को प्रतिशत रीति कहा जाता है और ज्यामितीय रीति को बिंदु रीति भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुपातिक रीति या प्रतिशत रीति का प्रतिपादन किसने किया? अब ऊपर प्रश्न पूछा गया था कि इसमें से है को स्पर्श रेखा जिस बिंदु से खींची जाती है उसको ज्यामितीय रीति कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा जाए कि अनुपातिक रीति का जो प्रतिशत होता है, अनुपातिक रीति जो होता है उसका प्रतिपादन किसने किया था, उसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लक्स ने किया था। याद रखिएगा, फ्लक्स ने किया था। ये सब जो नाम है याद रखिएगा, एक जगह आप लोग लिख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। किस प्रतिफल के कारण औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होते हैं? यहाँ पे पूछा गया है एवरेज कॉस्ट और सीमांत कॉस्ट जो होता है वो कहाँ पे बराबर होते हैं, किस प्रतिफल पर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बढ़ते प्रतिफल पर। बढ़ते प्रतिफल पर, याद रखिएगा, बढ़ते प्रतिफल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य
करती है। याद रखिएगा वीवीआई प्रश्न है ये, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। राइटर के नाम और उनके द्वारा जो कथन कहा गया है, तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो किसने कहा था? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। क्या सही जवाब हो जाएगा? आप भी, क्योंकि ये सारे चीज आपको पढ़ाए जा चुके हैं, जितने भी यहाँ प्रश्न आपको दिए जाएंगे वो आपके वीडियो में पढ़ाए जा चुके हैं। तो जो बच्चे अगर वीडियो को देख चुके हैं वो यहाँ पहले ही आंसर आप लिख सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन होते रहे। क्योंकि जो टेस्ट सीरीज है ये रिवीजन के लिए ही है, जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनके रिवीजन के लिए है, ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न और किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं ये आपको यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है किसी भी बच्चों को एग्जाम में अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो किसने कहा था मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करे? सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर हॉटरे ने कहा था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रोफेसर हॉटरे ने कहा था मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करेगी। नेक्स्ट है किसके अनुसार व्युत्पन्न, याद रखिएगा व्युत्पन्न अथवा गौण जमाओं का निर्माण ही शाख का सृजन होता है। किसने कहा था या किसके अनुसार? तो क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर हाम ने कहा था कि व्युत्पन्न अथवा गौण जमाओं का जो निर्माण होता है, निर्माण ही शाख सृजन होता है। गौण जमाओं का निर्माण ही शाख सृजन होता है, प्रोफेसर हाम ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना व्यय विधि में सम्मिलित कदम है? यहाँ पे बताना है कि व्यय विधि में जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो व्यय विधि में कौन इनमें से सम्मिलित है? अंतिम व्यय का वर्गीकरण या अंतिम व्यय का गणना पहचान। दूसरा ऑप्शन है विदेशों से शुद्ध साधन आय का आकलन, राष्ट्रीय आय का अनुमान, या इनमें से सभी। क्या हो जाएगा सही जवाब? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी जो है व्यय विधि के सम्मिलित कदम है। आपसे एग्जाम में सब्जेक्ट में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि में जो सम्मिलित कदम है उनको लिखें। तो ये चारों जो है ये लिखा गया है। आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अंतिम व्यय का वर्गीकरण, अंतिम व्यय की गणना और अंतिम व्यय की पहचान, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, ताकि आंसर आओ आपका क्या हो जाए, सटीक हो जाए और बेटर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है किसने कहा था कि केंद्रीय बैंक वह है जो देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग के शिखर पे होता है? किसके अनुसार ये बात कही गई थी? तो ये बात कही गई थी डॉक्टर डी कॉक के द्वारा कहा गया था। डी कॉक ने कहा था कि केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग के शिखर पे हमेशा होता है। और आपको पता होगा देश का केंद्रीय बैंक कौन है? तो देश का केंद्रीय बैंक कौन होता है? आरबीआई होता है। याद रखिएगा आरबीआई जो होता है वो देश का केंद्रीय बैंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर होता है। यहाँ पे बताना है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर होता है। देखिए ऑप्शन सभी में सेम है, बस यहाँ पे प्लस माइनस का अंतर आपको दिखाई देगा। तो याद रखिएगा व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर जो होता है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर माइनस सरकार की विविध प्राप्तियां, यानी सरकार जो जो प्राप्तियां करती है उसको माइनस कर देंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है किसने अपने विचार के समर्थन में कैंची का उदाहरण दिया? काफी वीवीआई है इस तरह के प्रश्न आपको देखे को, और ये काफी फेमस व्यक्ति ने कहा था कैंची का उदाहरण दिया था। कैंची का उदाहरण क्यों दिया था? तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह कागज को काटने के लिए कैंची के दोनों फलकों का आवश्यक होती है, उसी तरह वस्तु की कीमत जो तय की जाती है वो मांग और पूर्ति के द्वारा ही तय की जाती है। यह बात किसके द्वारा कहा गया था? तो यह बात किया गया था मार्शल के द्वारा कहा गया था। मार्शल ने कहा था कि जिस तरह से किसी कागज को काटने के लिए कैंची के दोनों फलकों का मतलब दोनों जो होता है, जो तेज धार जो होता है ना, उसकी आवश्यकता होती है, उसी तरह कीमत को निर्धारित करने के लिए मांग और पूर्ति जरूरी है। क्योंकि हम लोग कीमत का निर्धारण किस पे करते हैं? मांग और पूर्ति पे। अगर मांग ज्यादा होती है और पूर्ति कम होती है तो महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ सकती है। और मांग कम हो और पूर्ति अधिक हो तो महंगाई क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसीलिए इसको कहा गया है, कैंची का उदाहरण प्रस्तुत किया है। किन्स की रोजगार सिद्धांत पर निर्भर है। यहाँ पे बताया गया है कि किन्स की रोजगार सिद्धांत किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? सभी को पता होगा मांग पर निर्भर है। याद रखिए किन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो मांग पर निर्भर होता है, यानी प्रभावपूर्ण मांग पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और ये देखिए पुस्तक का नाम, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में पुस्तक का नाम दिया गया है जो काफी वीवीआई है। अब बार बार इस तरह के पुस्तक पूछे गए हैं। क्वेश्चन है द जनरल यानी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी,
जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखा? किसने लिखा? सभी को पता होगा किसके द्वारा लिखा गया है। जॉन मिनार्ड किन्स यानी J.M. किन्स के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह के पुस्तक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, यानी RBI की स्थापना कब किया गया? बच्चे कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द जवाब दे सकते हैं। सभी को पता होगा कि RBI की स्थापना जो की गई थी वो 1935 में की गई थी, याद रखिएगा। और आपसे अगर एक्ट पूछेगा, अधिनियम पूछेगा तो अधिनियम 1934 लिखिएगा। अगर अधिनियम पूछेगा तो अधिनियम 1934 हो जाएगा। और अगर आपसे ईयर पूछेगा कि स्थापना किस वर्ष हुआ तो 1935 हो जाएगा। दोनों बातों को याद रखिएगा। प्रश्न को एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेंगे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए और आंसर देने के लिए। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को जिस दर से ऋण देती है उस दर को क्या कहा जाता है? अगर व्यापारिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देगी तो उस रेट को, दर का इंग्लिश होता है रेट, उस रेट किस रेट पे वो देगी? उस रेट को हम लोग कहते हैं ब्याज रेट कहते हैं। याद रखिएगा, ब्याज दर कहा जाता है किसे? जब व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देगी उस दर को कहा जाता है, उस रेट को ब्याज रेट या ब्याज दर या इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, समरूप उत्पाद विशेषता है। यहाँ पे पूछा गया है समरूप उत्पाद विशेषता है, किसकी विशेषता है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? केवल पूर्ण प्रतियोगिता का, केवल पूर्ण अल्पाधिकार का, या इनमें से कोई नहीं, या ए और डी दोनों? सही जवाब क्या होगा? दिमाग में आ रहा होगा ए एंड बी बोथ, दोनों। जी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, समरूप उत्पाद हमेशा केवल पूर्ण प्रतियोगिता में ही होता है। ये सारे सब्जेक्टिव में पढ़ाए गए हैं। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? ये सारे चीज बताए गए हैं। याद रखिएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र इसको बोल सकते हैं, सॉरी व्यष्टि अर्थशास्त्र बोल सकते हैं, या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जा सकता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इसे कहा जा सकता है, जिसमें उपभोक्ता के व्यवहार का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? उत्पत्ति का साधन नहीं है, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न हर बार आपके सेंटअप एग्जाम में भी शायद ये प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से उत्पत्ति का साधन नहीं है, क्या सही जवाब हो जाएगा 19 का? तो ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा जो है उत्पत्ति का साधन नहीं है। उत्पत्ति के कितने साधन होते हैं? 5 साधन। नाम आप कमेंट बॉक्स में दे सकते, क्योंकि बताया जा चुका है उत्पत्ति के 5 साधन कौन कौन है। आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इसके जवाब। भूमि, श्रम, पूंजी यहाँ पे दिया हुआ है। 2 और अन्य नाम क्या है आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? माइक्रो शब्द का VVI प्रश्न है और ये प्रश्न पूछे गए हैं। माइक्रो शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रैगनर फ्रीस ने सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? तो याद रखिएगा 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर से नीचे। ऊपर में बताया गया था कि एक, याद रखिए, उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। याद रखिएगा, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, मांग की कीमत। याद रखिएगा, मांग की कीमत लोच का गुणांक सदैव होता है। सदैव कैसा गुणांक होता है मांग की कीमत लोच का? याद रखिएगा, इसका हमेशा जो गुणांक होता है वो ऋणात्मक गुणांक होता है। कैसा गुणांक होता है? ऋणात्मक गुणांक होता है। किसका? मांग की कीमत लोच का। याद रखिएगा, VVI प्रश्न है। नेक्स्ट है, जितने भी यहाँ प्रश्न है वो सिलेक्टिव प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि हो, ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी। क्या होती है? लोचदार, अत्यधिक लोचदार, बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। क्या होती है ऐसी वस्तु? याद रखिएगा, जब वस्तु की कीमत में 40% यानी कितने भी प्रतिशत की वृद्धि हो लेकिन उसकी पूर्ति में, याद रखिएगा, उसकी पूर्ति में उससे कम वृद्धि हो। मांग में क्या होगा? याद है कि वस्तु की कीमत में अगर ज्यादा वृद्धि हो रही है लेकिन उसकी पूर्ति में कम वृद्धि हो रही है, ऐसी वस्तु को हम लोग कह सकते हैं बेलोचदार कह सकते हैं। ऐसी वस्तु को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बेलोचदार बोलते हैं। याद रखिएगा, बेलोचदार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है,
ई एस बराबर, अब ई एस क्या है, तो लोच है, इलास्टिसिटी है। याद रखिएगा लोच कब शून्य होता है, यहां पे पूछा गया है। लोच बराबर का अर्थ है कि पूर्ति की लोच जो होती है कब ये बराबर होगी जीरो के, क्या सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, पूर्णतः बेलोचदार जब होगी तब जो होगा इलास्टिसिटी शून्य के बराबर होगी, कब, जब पूर्णतः बेलोचदार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से किस मुद्रा का केवल सैद्धांतिक महत्व है, यानी सैद्धांतिक महत्व है, उसका डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं, तो हिसाबी मुद्रा। सही जवाब क्या हो जाएगा, हिसाबी मुद्रा का सिवा केवल सैद्धांतिक महत्व होता है, डेली लाइफ में यूजेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, किसने कहा था कि व्यापक अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं करता बल्कि इन मात्राओं के समूह का अध्ययन करता है। काफी वीवीआई है, याद रखिएगा किसके अनुसार ये बात को कहा गया है कि मात्राओं का अध्ययन नहीं, उसके समूहों का अध्ययन होता है, इस बात को कहा है। 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर बोल्डिंग के द्वारा इस कथन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन खुली अर्थव्यवस्था में आय प्रवाह के 5 प्रमुख स्तंभ होते हैं। यहां पे बताना है खुली अर्थव्यवस्था में प्रवाह के 5 स्तंभ आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था के स्तंभों को लिखिए, तो याद रखिएगा परिवार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, पूंजी क्षेत्र, ये तीनों होता है। इसके अलावा होता है व्यवसायिक फर्म, ये भी याद रखिएगा व्यवसायिक फर्म भी होता है, और इसके अलावा आपका शेष, याद रखिएगा शेष विश्व क्षेत्र भी होता है, याद रखिएगा ये सब नाम आपको याद रखना होगा। ये पांचों जो होते हैं वो खुली अर्थव्यवस्था के आय के प्रवाह के प्रमुख स्तंभ है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कौन कौन सा फिर नाम बता देते हैं, परिवार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, पूंजी क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, अथवा लास्ट हो जाता है आपका शेष विश्व क्षेत्र, याद रखिएगा। यहाँ व्यवसायिक फर्म भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, किसके अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां बचत, याद रखिए बचत और निवेश यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर होती है। कहा गया आय संतुलन कब होगा, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब आपस में बराबर होगा। इस बात को सबसे पहले किसने कहा था, किन्स ने कहा था, जॉन मेनार्ड किन्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन मात्रात्मक रीतियां हैं, बार बार पूछा गया है मात्रात्मक रीतियां बताइए कौन है, तो बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन और सांविधिक तरलता अनुपात परिवर्तन, ये चारों जो हैं वो मात्रात्मक रीतियां हैं। आपसे सब एग्जाम में नाम भी पूछे जाते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है आपके सब्जेक्टिव के लिए वो हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, और ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट हुए हैं। तो याद रखिएगा जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो काफ़ी वीवीआई हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, इस तरह के सेट अब आपको रेगुलर मिलेंगे, रेगुलर इंटरवल पर सेट मिलेंगे, एक दिन 2 दिन बीच करके आपको सेट मिलते रहेंगे, क्योंकि और भी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है, इसलिए आपको अब रेगुलर सेट मिलते रहेंगे। और सेट प्रैक्टिस करना ना भूलेंगे, याद रखिएगा सेट प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। सेट प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो सब आपको याद हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन गुणात्मक अथवा चयनात्मक रीतियां हैं, क्या सही जवाब हो जाएगा, साख का राशनिंग, यस, उपभोक्ता साख नियमम, यस, प्रत्यक्ष कार्यवाही ये भी होगा, और नैतिक दबाव ये भी होगा। ये सब क्या है, गुणात्मक अथवा चयनात्मक रीतियां हैं। तो रीतियां भी आपको एग्जाम में पूछी जाती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इनमें से सभी। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे। धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।